अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मरियम नवाज साहिबा वापस आ गई और उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ और लाहौर के लोगों में बड़ी गहमा गहमी आज नज़र आई। बड़ी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नवाज लीग की तरफ से बड़ी दिनों के बाद नज़र आई। लोग आ रहे थे, झंडे लहराए जा रहे थे, तराने पार्टी के जो तो गाए जा रहे थे। तो तमाम लोग आए हुए थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, मतलब हर एज के आपको वहाँ पे लोग नज़र आए। कुछ मिसमैनेजमेंट भी हुई, जैसे कि अज़मा बुखारी साहबा की एक वीडियो नज़र आई है और मेरा ख्याल में कि पार्टी को उसका नोटिस लेना चाहिए। अगर अज़मा जैसे जो फीमेल ख़वातीन हैं उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो ये बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि अज़मा उन लोगों में से है जिन्होंने मुश्किल वक्त में नवाज लीग का साथ दिया। जब बहुत सारे लोग जो पार्टी का बयानिए का बोझ नहीं उठा सके थे, अज़मा बुखारी ही थी जो पार्टी को हर जगह पे दिफा करती थी, हर चैनल पे नजर भी आती थी। अभी भी आप जाके देखें तो आपके बहुत से लीडरान जो वो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अज़मा हर जगह पे पहुंचती है, पार्टी का दिफा करती है। तो मेरा ख्याल में कि मरियम नवाज को इसका नोटिस जरूर लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ की हक तलफी नहीं होनी चाहिए और आज क्या वाकया हुआ है उसके बारे में जरूर पता करवाना चाहिए। मरियम नवाज साहबा आई। मरियम नवाज साहबा ने जो आज तकरीर की, उस तकरीर ने बहुत सी चीज़ें जो थी वो अवाम के सामने रख दी हैं और कि फ्यूचर में वो क्या करेंगी, उनका मंसूबा क्या है, उनका नैरेटिव क्या है, उन्होंने चलना किस तरह से। एक तो उन्होंने बात की महंगाई की। पहले एक तो ये कि उनको एहसास है कि मुल्क में महंगाई है, उनको एहसास है कि अवाम इस वक्त परेशान है। मतलब पिछले वज़ीर आज़म की तरह नहीं कि मैं कोई आलू टमाटर के प्याज के रेट जानने नहीं, मैं तो आपको कौम बनाने के लिए आया। उसने ये नहीं कहा कि मैं बोर्ड को इज्जत दे के बयाने के लिए आई हूँ तो मैं अब आपके महंगाई के साथ नहीं चल सकते। रियलिस्टिक अप्रोच थी, महंगाई है, हमें पता है आप इस वक्त परेशान हैं, हम पे एतबार करें, यानी कि उम्मीद दी, हम पे एतबार करें, हम आपको उस मुश्किल से निकालेंगे। सागडा साहब को टाइम दे, उन पे एतबार करें। देखिए जो इस वक्त इकॉनमी की सिचुएशन है वो इन 8 महीनों की वजह से तो नहीं है ना, पौने 4 साल का जो एक खिलवाड़ हुआ है इकॉनमी के साथ। आप ये देखिए कि 6% के ऊपर आप इकॉनमी छोड़ के जाते हैं और 1 साल के बाद वो 1% पे आती है, फिर माइनस पे चली जाती है। 2 साल माइनस में ग्रोथ रहती है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा। तो एक जो हाइब्रिड रिजीम लाई गई थी जिसको चलाना ही नहीं आ रहा था, वजीर खजाना अपने बदले जा रहे थे, जो उनको पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करनी नहीं आ रही थी। ये उनके शाखसाने हैं सारे और उसके अलावा जो कारनामे हैं सारे, और उसके अलावा जो IMF के साथ उन्होंने महंगी तरीन डील की जिसके अंदर बिजली का बिल बढ़ाना है, गैस का बिल बढ़ाना है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ देना, वो सब कुछ वही था। अब जब आप गए हैं, आपके ज़रिए मुबादला के ज़ाहिर ने आपको IMF की तरफ जाना है, दोस्त ममालिक आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो आपको सारी चीज़ें उनके साथ कंडीशन कर रहे हैं। और सागडार साहब ने बहुत कोशिश की उनको समझाने की कि सैलाब आया, उसकी वजह से अवाम पिसी हुई है, इकॉनमी तबाह है, आप कुछ कंसेशन दे, लेकिन वो ढसे हुए थे इमरान खान के, उन्होंने कोई भी कंसेशन देने से इनकार कर दिया। दोस्त ममालिक को मदद कर देते तो शायद IMF के इतने तरले मिनते ना करनी पड़ती, लेकिन IMF के पास फिर जाना पड़ा, मजबूरी थी। IMF जो था उसने आपकी ये सारी शर्तें रखी और आगे अब महंगाई का एक तूफान आएगा, उसके लिए तैयार रहें। मरियम नवाज को एहसास है, इसीलिए उसने कहा कि थोड़ा टाइम दे। देखिए 5 साल जब होते हैं ना तो आपके पास बड़ा टाइम होता है, आप कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना के आहिस्ता आहिस्ता निकलते। टाइम बहुत कम है इनके पास, अक्टूबर में इलेक्शन है, उससे पहले इकॉनमी को ठीक करना है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है मरियम के सामने। फिर चैलेंजेस है, पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, पार्टी के जो मसाइल हैं उनको हल करना है। पार्टी के अंदर बार बार या तक ग्रुपिंग हो रही है, शाहिदा कानवासी छोड़ के जा रहा है, कभी कह रहे फलां छोड़ के जा रहा है, हर रोज़ हम ये सुनते हैं नून में से शीन, शीन में से मीम, इस तरह मतलब चीज़ें हम सुनते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको एड्रेस करना, मरियम ने पार्टी को ऑर्गेनाइज करना। और आज उन्होंने खुद ही कहा कि यूथ को एंगेज करेंगे, खवातीन को एंगेज करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, खवातीन को सियासत में आना चाहिए, यूथ को लेके। पाकिस्तान अब बदल चुका है, पाकिस्तान में अब चाचे मामे ताई इनकी गुंजाइश नहीं है कि चाचे को टिकट मिला तो फिर आगे भतीजे को दे दो, बाप को दे दो, बेटे को दे दो। नहीं, पाकिस्तान में अब आपको मेरिट के ऊपर काम करना होगा, मेरिट पे देखना होगा किस हल्के में कौन से लोग हैं, कौन पॉपुलर, कौन काम कर सकता है, कितना पढ़ा लिखा है। जदीद खतूत के ऊपर इस्तवार करना है अपनी पार्टी को। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया का आपको मुकाबला करना है अच्छी टीम लेके ला के। फिर मरियम ने बात की थी 2013 से 2017 के दरमियान जो उनके वालिद के खिलाफ साजिश रचाई गई, उनको जो जेल में डाला गया सारा, तो इससे लग रहा है कि वो आगे जाके इन सारे साजिशी किरदारों को बेनकाब करेंगे, इनको वैसे नहीं छोड़ देंगे। अब वो बताएंगे कि कौन कौन था, कैसे कैसे वो मुलविस रहा, कैसे कैसे उसने तबाही फेरी है।
तो उन सारी तबाहियों के बारे में भी वो बताएंगी। फिर वो इमरान के बयानी का भी तोड़ करेंगे, यानी कि जो इमरान झूठ फैलाते रहे हैं, फैला रहा है, जो उसकी कारकर्दगी थी, जो वो सब कुछ करता रहा, वो सबको आहिस्ता आहिस्ता वो अवाम के सामने लेके। एक तो एक अग्रेसिव टोन उन्होंने सेट कर दी। खिताब मुख्तसर था, ज़ाहिर है गले की सर्जरी करवा के आई हैं, इतने ज़्यादा भी बात नहीं कर सकती हैं, तो उन्होंने मुख्तसर सा खिताब किया 14-15 मिनट का, लेकिन उसमें एक तरह से अपनी हिकमत अमली वाज़ह कर दी। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में वो किस तरह इन तमाम चैलेंजेस से नबर्द आजमा होती हैं। अवाम उनके साथ है, अवाम वोट देती है। देखिए मुशर्रफ के टाइम में भी जब उनको 8 साल के लिए जलावतन कर दिया गया, पाकिस्तान वापस आए, दोनों भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, टाइम कम था, पूरे पाकिस्तान में जलसे भी नहीं कर सके, उसके बावजूद अवाम ने पंजाब में उनको हुकूमत दे दी थी। फिर उसके बाद दोबारा अवाम ने उनको तीसरी दफ़ा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया था। तो अवाम को पता है कि कारकर्दगी किसकी है, कौन काम करने वाला है। ज़ाहिर है मेट्रो बनाई, मोटरवे बनाई, सी पैक लेके आए, 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की, इन्फ्लेशन को कम किया था, डॉलर के रेट को स्ट्रेंथन रखा। ये तो जब एक दफ़ा आपने डिस्टेबलाइज किया नवाज शरीफ को, फिर आपका मुल्क ठीक नहीं हुआ। वो जो डिस्टेबलाइजेशन मुल्क की वो उसी तरह चलती जाए। मतलब हम इमर्जिंग इकोनॉमीज में जिनका नाम लिया जा रहा था, आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? कहीं नहीं खड़े हुए। हम इस वक्त मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सारी रुकी हुई है, एक्सपोर्ट गिरी हुई है हमारी, और महंगाई है, नौजवान परेशान है। उसको जब लैपटॉप दिए जाते तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, वही लैपटॉप भी कोरोना के दिनों में बच्चों के काम आए, फ्रीलांसर उनसे काम करके डॉलर्स कमा रहे हैं। बच्चों ने कोरोना के दिनों में उनसे अपनी स्टडी की, और पंजाब के तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जो अद्वियात थी वो फ्री दी जाती थी। ये स्कैम इन्होंने हेल्थ कार्ड का लेके आगे पता नहीं किस एटीएम को इन्होंने नवाजना होगा। तो चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, देखना है कि क्या क्या आगे हो सकता है। फिर बिलावल भुट्टो ने भी आज बड़ी सख्त ट्वीट की जी इमरान साहब के बारे में, वो जो उनके वालिद पे कल इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने कि जी दहशतगर्द तंजीम है। उनका जी हम तो खुद दहशतगर्द के विक्टिम हैं, इमरान तो खुद दहशतगर्दों के सहूलत कर रहे हैं, और ये हमें आके ये बता रहा है, ये इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे वालिद पे, मेरे वालिद की ज़िंदगी को रिस्क में डाल रहा है, मेरी फैमिली की डाल रहा है, मेरे पार्टी के लोगों को डाल रहा है। ये इसकी बीवी ख्वाब देख लेती है तो ये उठ के हमें बताना शुरू हो जाता है। अदालतों में ख्वाब नहीं चलते, अदालतों में इमरान खान साहब ने बताना होगा कि उन्होंने ये बात किस बुनियाद के ऊपर की, वहाँ पे हकाइक बताने, हकाइक के साथ ये सारी चीज़ें जो है ना उसको साबित करना है। तो ये अगर केस कर दिया जाए तो कर भी देना चाहिए ना। देखिए खुला छोड़ा हुआ, जिसके ऊपर उठते इल्ज़ाम लगा देते हैं, जिसका इनका जो दिल चाहता है इमरान साहब बात करना शुरू कर देते हैं। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने सख्त स्टेटमेंट दी है अदालत जाने की, तो जाना भी चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह ना छोड़ा जाए किसी भी चीज़ को कि इमरान साहब आएँ और आके इस तरह की हरकत करते रहें। तो और दूसरी बात ये थी कि आज फवाद चौधरी साहब का फिर जिस्मानी रिमांड जो था वो दे दिया गया। वो हुआ ये कि उनको कल जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया। आज जो पुलिस वाले थे उन्होंने दोबारा से चैलेंज कर दिया, उनका जिस्मानी रिमांड की दोबारा से इस्तदा कर दी, तो उन्होंने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। उससे फिर दोबारा से जो जुडिशल रिमांड की जहाँ पे चल रहा था, जहाँ से ज़मानत के लिए दायर की हुई थी पिटीशन, उस जज ने भी कहा कि मेरे सामने पेश करूँ। उस जज के भी सामने पेश कर दिया गया फवाद चौधरी को। वहाँ पे कह रहे हैं कि जी फवाद चौधरी को मुँह पे कपड़ा डाल के लाए गए हैं। आज भी कह रहे हथकड़ी से लाई से, तो जज ने कहा कि इनकी हथकड़ी खोली जाए। तो फवाद चौधरी साहब वहाँ पे आए और सब पता नहीं जी क्या बयानात दिए जा रहे हैं कि जी यजीद की बात नहीं करूँगा। अब एक तो सब उठ जाते हैं, दूसरे को यजीद को हुसैन के साथ मिला लेते हैं, पता नहीं इस सेंसिटिविटी जानते नहीं हैं इस बयानात की। हाँ, हर बंदा अपने आप को हक के ऊपर समझता है। फवाद चौधरी आपको तो मैं हक पे कभी समझ ही नहीं सकती। जो बंदा मुशर्रफ का इतना बड़ा सपोर्टर रहा हो, फिर इस हाइबर रजीम का, पीपल्स पार्टी का उससे पहले, और हर कितना लॉयल हो, इस तरह की घटिया जुबान हो, हर पे इल्ज़ामात लगाते रहे हो, लोगों को जेलों में भेजो, तबाह करो, और तुम मिसोजिनिस्ट हो, वो अपने आप को हक की राह पे नहीं कह सकते। माजरत के साथ अपने आप को हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मत मिलाएं। आप उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं, आप तो उनकी पैरवी करने के भी काबिल नहीं हैं। जिस किस्म की आपकी ज़ुबान है, जिस किस्म की आपकी हरकतें और जो कुछ आप करते हैं, तो दावे बयानात, ये इस्लामिक टच देने से बाज ही नहीं आते हैं ना ये लोग। तो फिर उन जज साहब ने भी दोबारा से वो जो जुडिशल वो जो था जिस्मानी रिमांड, उसको जो था ना वो रखा, यानी कि उन्होंने कहा कि नहीं, जो पहले दे दिया 2 दिन का जिस्मानी रिमांड वो दोबारा दे दिया जाएगा। तो फवाद चौधरी साहब की मुश्किलात अभी जो है वो आसान नहीं हो रही हैं, उनको अभी जेल जाके भुगतना पड़ेगा। और ये उनको अब अंदाजा होगा कि धमकियां देना इतना आसान काम नहीं है कि आप उठे और सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देने, एक आईनी इदारे के सरबराह को आप धमकियां देना शुरू कर दें।
चले आप उनको कहते रहते करप्ट, जो भी इल्ज़ामात लगाते रहते वो बैठे हुए थे चुप करके, लेकिन जब बात फैमिलियों तक पहुंचती है ना तो फिर कोई बर्दाश्त नहीं करता, फिर लोगों की बर्दाश्त से बाहर निकल जाती है बात। जैसे सदर आसिफ जरदारी पे इल्ज़ाम लगा तो बिलावल ने फिर आज जो था वो थोड़ा सा एग्रेसिव टोन में उनके घर तक पहुँच गए हैं। तो जब आप दूसरों के घरों तक जाएंगे तो फिर आपके घरों तक भी आग लगेगी। इमरान को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो जो उनको लाने वाले थे, उनको प्रोटेक्ट करने वाले थे, वो अब नहीं रहे हैं। अब उनको सोच समझ के बोलना होगा। फवाद चौधरी को समझना चाहिए शहबाज गिल और आजम सवाती निकले और उस वक्त सबके बाद से चुप हैं। तो और ये अब जो उनके बाकी लोग हैं वो भी अब थोड़ी बयानबाजी पे अपना हाथ होला रख के बैठे हुए हैं। तो खान साहब जो हैं वो भी अब अपने आप को मेरे हाथ में थोड़ा सा हाथ होला रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि उनका सर्वाइवल ही यही है कि अटैक करते रहो, मेरा ख्याल है कि वो भी इतनी जल्दी हाथ होला नहीं रखेंगे। जेल के हवा खाएंगे तो फिर उसके बाद वो भी ठीक होंगे। खान साहब जेल जाने से डरते बहुत हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि खान साहब जेल जाने से इतना डरते क्यों। कह तो देते हैं लेकिन इतने हिफाजती हिसार में रहते हैं और इस जमानतों के पीछे भाग रहे होते हैं और डरे हुए होते हैं, तो वजह क्या है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज इतना ही, तो फिर आपसे बात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।